Z का कोएफिशिएंट। सो 2 1 3 इसके लिए जो कोएफिशिएंट मैट्रिसेस होगी, अगर मैं कॉलम वाइज लिखती हूँ तो 2 1 3 3 1 -1 -5 1 and 7. Okay, ma'am. Anything else from matrices part if anybody wants to ask? चलिए जी, तो मैट्रिसेस हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अब आपको उसकी असाइनमेंट की डिस्कशन करनी है और साथ में जो आपके एनसीईआरटी में मैट्रिसेस के क्वेश्चंस हैं, जितने जितने एक्सरसाइज में से जो जो कुछ कर चुके हैं, वो फ्राइडे को मुझे बोला था हिमानी ने कि विल बी डिस्कसिंग दैट। इज दैट राइट? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, तो अगली क्लास में मैट्रिसेस का जितना भी काम आपका वो असाइनमेंट जो दी है उसमें से है या एनसीईआरटी में से है, तो वो हमने फ्राइडे को डिस्कस करना है। और मैट्रिसेस का सब्जेक्टिव टेस्ट कब देना है वो भी बता दो मुझे। मैम जुलाई में यूपी के बाद, मैम अच्छा, जुलाई में। यूपी के बाद। ओके ओके, आपने बोला था यूपी के बाद। ओके, ठीक है जी। तो नाउ वी कम टू डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं ये हमने कर लिया था। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तीनों में हमने देख लिया था कि डिटर्मिनेंट्स हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स के लिए मुझे माइनर और कोफैक्टर की जरूरत थी, दैट आल्सो वी हैव सीन। नाउ कुछ एक दो सिंपल बेसिक से क्वेश्चन है, कर दो जरा। इफ इस तरह के क्वेश्चन आपके 1 मार्क में बहुत बार आते हैं बोर्ड एग्जाम के। x - 2 - 3 3x 2x, this determinant की value is equal to 3. Find x. X - 2 - 3 3x 2x, this determinant की value is 3. You are supposed to find x. हाफ कॉमा -3, ना मतलब हाफ या फिर -3। हाफ एंड माइनस। आपको क्या करना है, यहाँ से आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, दैट इज 2x into x - 2 and this will become plus 9x is equal to 3. क्वाड्रेटिक आ जाएगी, सिंपलीफाई करके x की वैल्यूज एंड दे आर कमिंग आउट टू बी हाफ एंड -3. नेक्स्ट है 3yx1 is equal to 3241. Find all possible values of x and y. Find all possible values of x and y. If x and y are natural numbers, x and y are natural numbers. Find all possible values of x and y if both are natural numbers. मैम इस टाइप के क्वेश्चन में x एंड y की तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी ना, x4 y2। x4 and y2 देखो क्वेश्चन से इसीलिए दिया शर्जा, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जो दो चीजें मैंने दी यहाँ थे मैट्रिसेस और अदर डिटरमिनेंट्स,
डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट की क्वालिटी नहीं है, डिटर्मिनेंट की क्वालिटी इज नॉट कि ये इसके बराबर हो जाए, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर, दैट इज नॉट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट, दैट इज ट्रू इन केस ऑफ मैट्रिसेस। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेंट मींस इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, दैट वैल्यू इज इक्वल टू जो यहां से डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई उसकी, इसीलिए स्पेसिफिकली क्वेश्चन दिया ये मैंने, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये अगर मैट्रिसेस होती, मतलब अगर मैंने ये इस तरीके से दिया रहता, फिर आपका आंसर बिल्कुल सही था कि y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4 होनी चाहिए। These are not matrices, these are determinants. It means पहले यहाँ से इस 2/2 डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, दोनों को इक्वेट करोगे एंड देन यू विल टेल मी द वैल्यूज। मैम 1 2 4 8 आपके पास डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, यहाँ से आएगा 3 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 8, सो एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं एक्स और वाई? मैम 1 8 2 and 4। मतलब 4 पॉसिबिलिटीज। अगर मैं आपके फैक्टर्स देखती हूँ तो 4 and 2 and 1 and 8 मल्टीप्लाई करना है मुझे। अब x 4 y 2 या तो फिर x 2 y 4, सेम वे यहाँ से तो 8 आपके पास ऑर्डर पेयर के नंबर अगर बात करूँ तो 8 पॉसिबिलिटीज हैं। ये आपके पास I can say x can be 4 y2 or x 2 y4, similarly 1 8 or 8। These are the 4 possibilities. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर पूछ लिया जाए तो 4 सॉल्यूशन आपके एक्स वाई नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तभी अगर इंटीजर होगा तो फिर और भी केसेस बन सकते थे आपके पास, नेगेटिव में सारे नंबर और फिर उनके अलग अलग थे, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल क्या आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आई होप याद है। x पर कंस्ट्रेंट दिया, x is lying from -1 to 0, y is lying from 0 to 1 including 0 excluding 1, z is including 1 and excluding 2. Then you have to find value of the determinant greatest integer x plus 1, greatest integer y, greatest integer z, row wise चल रहे हैं। Second row given to me is greatest integer x, greatest integer y plus 1, greatest integer z, greatest integer x, greatest integer y, greatest integer z plus 1। x y z पर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो दिए हैं, x कहां से कहां लाई कर रहा है, वह है y z। आपको ये डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है क्या है। मैम 0 0 1 -1 1 1 -1 0 and 2। ये आपने डेल्टा बताया था। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मींस इस डिटरमिनेंट को जो भी आपने निकाला है उसे सॉल्व करके व्हाटएवर यू आर गेटिंग दैट विल बी योर आंसर। जो आपने वैल्यूज बताई हैं दे आर परफेक्ट। अगर x की वैल्यू -1 से 0 में लाई करेगी तो ऐसी वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा। y का ग्रेटेस्ट इंटीजर इस रेंज में क्या बनेगा? 0 और z का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1। Put these values in your determinant. -1 डालोगे 0 हो जाएगा, y 0 ही है, ये 1 है, x मैम
and you are supposed to solve it. हम यहीं से solve कर लेते हैं फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो से, क्योंकि यहाँ पर दो जीरो थे। देखो जब भी हमें डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है, आगे आगे हम प्रॉपर्टीज करेंगे, उनका पर्पस ही यही है प्रॉपर्टीज को यूज करने का। यहाँ अगर आप देखते हैं तो आपके फर्स्ट रो में दो जीरो, डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को यूज करते हैं, हमें पता है। पर क्या करते हैं, एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर, देन अगेन एलिमेंट इनटू कोफैक्टर। अब अगर एलिमेंट ही जीरो हो जाए तो फिर आगे हमें कोफैक्टर वगैरह की जरूरत नहीं है। सो वी लुक फॉर जिस रो में या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो, उसी से हम एक्सपेंशन करते हैं। तो यहाँ पर आप C2 से या तो फिर R1 दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं एक्सपेंशन के लिए। इफ आई गो बाय दिस, ये गया, ये जीरो के माइनस से +1, सो मेरे पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज बिकमिंग 1। ठीक है जी। तो ये तो कुछ चीजें हैं जो आप विदाउट यूजिंग भी अपने डिटर्मिनेंट्स को ओपन कर सकते हैं और वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये इतना आसान नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड से हमें डिटर्मिनेंट्स दे रहते हैं, तो उनको अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करने लगे तो दैट बी वेरी वेरी टीडियस टास्क। तो हम क्या करते हैं, उन डिटर्मिनेंट्स को कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म मींस नंबर ऑफ जीरोस बढ़ाने के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि करके की प्रॉपर्टीज क्या हैं, देन वी विल सी हाउ टू अप्लाई दोस प्रॉपर्टीज इन दैट क्वेश्चंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर मैं एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो वैल्यू मुझे मिल रही है दैट इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। दूसरी प्रॉपर्टी भी अगर आपको याद हो, अपने क्या कहा था कि अगर मैं एलिमेंट कोई और ले लूं और कोफैक्टर कोई और ले लूं, लेट अस से मैं कहूं मैंने एलिमेंट लिए A11, ये तो C11 से मैंने किया, या मैं कहूं ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23, मैं इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं, A12 को C22 से और A13 को C23 से। तो ये वैल्यू क्या आती है, यूज की थी हमने प्रॉपर्टी एक प्रूव करते, जीरो। सो अगर आप एलिमेंट को उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, तो आंसर मिलता है दैट इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर आप एलिमेंट्स एक रो के ले लेते हो और कोफैक्टर दूसरे के ले लेते हो तो आंसर जीरो। थर्ड, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged if its rows and columns are interchanged. The value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. अब कुछ याद अगर आपको आए तो हमने रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज किया था, क्या निकाला था अगर हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, ट्रांसपोज। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ में आती है कि मैं मैट्रिसेस A का डिटर्मिनेंट निकालूं या A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालूं, determinant of A or determinant of A transpose both are same. Next, fourth property. If any two rows or columns, of a determinant are interchanged of a
determinant are interchanged then the value of determinant changes by value of determinant changes by minus sign only. Changes by minus sign only. मतलब मेरे पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट दिया है, मैंने उसकी किसी भी एक दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया या तो फिर दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, तो जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट मिलता है उसकी वैल्यू में और प्रीवियस वाले में जो रिलेशन है वो नेगेटिव का रिलेशन होगा। एग्जांपल से हम इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। लेट अस से मेरे पास है डिटर्मिनेंट a I have taken as say 1 2 0 3 minus 308 005। मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक बी डिटर्मिनेंट फॉर्म ये हुआ 005, ये हुआ 308। नाउ कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड सी, क्या रिलेशन आपको मिलता है। मैम मेरे दोनों पर -30 आ रहा है। माइनस -30 and 30 माइनस -30 and 30 -30 एंड 30 अलग अलग आएगा बेटा, सेम तो नहीं आना चाहिए। देखो हम यहाँ पर R3 से एक्सपैंड करें, R3 से एक्सपैंड करेंगे तो 5 into 0 minus 6 -30 आया। दूसरे में 30 आ रहा है। दूसरे में अगर हम अब इससे करेंगे, इससे करने का मतलब है आप यहाँ पर जाओगे, आपने एक बार फिर से कोफैक्टर और माइनर वाली नहीं ध्यान दी है शुजा। आप यहाँ पर जब आते हो, ये एलिमेंट है आपका A23, तो माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस है। सो एलिमेंट आपका 5 है, ये और ये गया -6, लेकिन एक और नेगेटिव आना है, तब आपके पास आंसर 30, क्योंकि माइनर और कोफैक्टर डिफरेंट है A23 पोजीशन। So हमने ये कहा if any two rows or column of a determinant are interchanged, then the value of determinant changes by minus sign only. मतलब अगर मैंने अभी यहाँ पर एक इंटरचेंज लगाया, मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज, लेट अस से मैं इस इंटरचेंज के साथ साथ एक और इंटरचेंज करूं, से C1 और C3 को भी इंटरचेंज करूं, तो फिर मेरी वैल्यू क्या बननी चाहिए। जितनी इंटरचेंजेस लगाते जाओगे उतनी माइनस साइन, हर एक इंटरचेंज के लिए एक नेगेटिव साइन। सो अगर मैंने 2 इंटरचेंजेस करी है तो वैल्यू विल बिकम सेम, 3 इंटरचेंजेस करी तो नेगेटिव, 4 करी तो सेम। मतलब अगर नंबर ऑफ इंटरचेंजेस इवन लगा रहे हो आप, तो फिर आपका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेम रह जाएगी, और अगर ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस लगाओगे तो एक नेगेटिव साइन आपके पास इंट्रोड्यूस हो जाएगा। One negative sign for each interchange. So जितनी interchanges उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैम एक डाउट था। मैम जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं और जब हम डिटर्मिनेंट को ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या आता है? जब हम डिटर्मिनेंट मतलब जब हम when I am putting in square brackets, this is your matrices,
जब मैं इसको इस तरीके से लिख रही हूँ, मतलब मैं मैट्रिसेस की बात नहीं कर रही, मैं इसकी इक्विवेलेंट जो नंबर है वो चाह रही मैम वो तो एक पर्टिकुलर नंबर होगा ना, उसको हम मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं? हूँ। मैट्रिसेस में नहीं लिखते, मैट्रिसेस को एज अ नंबर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, डिटर्मिनेंट को कर सकते। Only square matrices can be represented by a number which is called determinant for that matrix. ओके मैम। Next property आपकी. If any two rows or column of a determinant, if any two rows or columns of a determinant are identical, then value of determinant is 0. Then its value is 0. अगर मेरे डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, लेट अस से मैं अपना डिटर्मिनेंट ले रही हूं -135,803 -135. C1 and C3 they are identical, so value of determinant should become 0. वेरीफाई कर लो जरा, निकालो डिटर्मिनेंट और देखो क्या आंसर 0 मिलता है. यस मैम 0 मिल गया। यस मैम। नेक्स्ट प्रॉब्लम. Property number 6. If each element of a row, if each element of a row or column is multiplied by a non-zero constant, then value of determinant, value of new determinant I should say, value of new determinant non-zero constant, let us say k कह देते, then the value of new determinant is k times the value of original determinant. If each element of a row or column is multiplied by a non-zero constant k, then the value of new determinant is k times the value of original determinant. A determinant हमने लिया 1 - 5 3 0 5 - 3 3 8 7. Now what I am doing, मैं एक B determinant ले रही हूँ, मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ. लेट अस से हम सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. ये 0, ये 10, ये -6, ये 3 8 और 7. इसका मतलब एक बात जो बड़ी क्लियरली आपको यहाँ से सबसे पहले समझनी है, दैट इज मैट्रिसेस में अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सारे एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन. अगर मैंने कहा a और फिर मैं कहूँ 2a, तो 2a का मतलब एवरी एलिमेंट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद 2. किसी एक पर्टिकुलर रो को या कॉलम को हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक रो में मल्टीप्लाई कर सकती हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसमें से कॉमन भी निकाल सकती हूँ, दोनों बातें कर सकती हूँ. So in case of a determinant, any number can be taken out either from the entire row or from the entire column, or any row or any column can be multiplied by a particular number.
बट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट शुड विल चेंज. कैसे चेंज होगी? अगर इसकी वैल्यू लेट अस से x है तो इसकी वैल्यू 2x होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इस रो को 2 से मल्टीप्लाई किया. करो जरा वेरीफाई. मैम थोड़ा मेरी साइड नेटवर्क इशू था, आप ये फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो जो आपने बोला अभी? देखो मैंने क्या कहा, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस करते हो वहां पे कंफ्यूजन नहीं. अगर मैट्रिसेस में आपने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, आपने देखा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय दैट पर्टिकुलर नंबर. लेकिन डिटर्मिनेंट में हमने क्या कहा, हम किसी रो को या किसी कॉलम को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. Or in other words, I can say in determinants, I can take out a number common from a particular row or from particular column. But I can't do the same thing in matrices. Matrices में multiply करना है तो सारे एलिमेंट को करना है, कॉमन लेना है तो सब में से. That is a major difference. अब हमने क्या किया, R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी जो इसकी वैल्यू है और जो उसकी वैल्यू है, दोनों में डबल का रिलेशन बैठना चाहिए. डिटर्मिनेंट ऑफ B should be twice of determinant of A. क्या ऐसा हो रहा है? ये बच्चों डाले दोनों के डिटर्मिनेंट. यस मैम आ गया. बट मैम मेरा माइनस साइन में कुछ फिर से गड़बड़ आ रहा है, आप एक बार बता दो. इसको हम कॉलम 1 से, चलो रो 1 से कॉलम 1 से करते हैं. एक 0 पड़ी है, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है. ये 1 into होएगा 35 प्लस 24. अगला एलिमेंट 0 हो गया, उसके अगला 3 है. 3 into यहाँ पर प्लस साइन आता है. माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस नहीं है इस पोजीशन पर और इस पर, कि ये A11 है और ये आपका A31 है. I प्लस J यहाँ पर भी इवन है, यहाँ पर भी इवन है. तो मेरा माइनर और कोफैक्टर में साइन का डिफरेंस नहीं. अब जब मैं इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर माइनर आई शुड से कोफैक्टर निकालूं, तो ये और ये गया, ये हो गया प्लस का 15 माइनस 15, ये आएगा. तो मेरे पास जो आंसर बन रहा है दैट इज 69 फॉर A. नाउ आई गो फॉर B का डिटर्मिनेंट. B का डिटर्मिनेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 1 into 70 प्लस 48 और 3 के साथ जब करोगे तो 0 ही हो जाना है. ये 30 और ये माइनस 30. तो आपके पास यहाँ से आंसर क्या बना, 8 118. यहाँ पे मैंने मैम एक्चुअली 59 है. yes exactly this is 59 and it's double 118. चर्चा गलती मिली है कहीं पे, कुछ प्लस माइनस जो कह रहे हो? यस मैम मिल गई. तो आप थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर रहे हो माइनर और कोफैक्टर में, सो उसको चलो बस प्रैक्टिस हो जाएगी वो करेक्शन. अब यहाँ से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. क्या, अगर मेरे पास A मैट्रिसेस है से AIJ n by n ऑर्डर, इसका डिटर्मिनेंट है से A डिटर्मिनेंट. नाउ आई वांट टू फाइंड आउट के A का डिटर्मिनेंट. व्हाट डू यू थिंक इट शुड बी? ध्यान से सोच के आंसर. अभी हमने प्रॉपर्टी करी कि अगर एक रो को या एक कॉलम को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं
तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए। अब मैं क्या कह रही हूँ, k into a कर दिया। When I am doing k into a is the square matrices, I am doing k into a, इसका मतलब क्या हुआ? k into a का मतलब सारी रोज को या फिर मैं कहूँ सारे कॉलम्स को हम एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर, ये मतलब हुआ। Yes, ma'am. Then what should be the impact on the determinant? Should it be k times determinant of a, or there should be मैम k क्यूब k क्यूब? अगर 3/3 है तो k क्यूब, और अगर nth ऑर्डर का है तो k रेज टू पावर n। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। Determinant of k into a is k raised to power n into determinant of a, where n is the order of determinant. n is the order of determinant. अगर ये आपका 2/2 होगा तो k स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 3/3 होगा तो k क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई है? मैम स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। बिल्कुल, बिना स्क्वायर मैट्रिसेस हुए तो डिटरमिनेंट निकलता ही नहीं होगा। Only Yes, ma'am. square matrices have determinant, none other has. ठीक है जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है, इसको बॉक्स में डाल लो या व्हाटएवर। इस पे आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या मैं आपको कहूं तो बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं, इस प्रॉपर्टी पर बहुत बार क्वेश्चन मिलता है। नेक्स्ट मैम हम डिटर्मिनेंट से मैट्रिक्स पर कैसे जाते हैं? डिटर्मिनेंट से देखो बेटा, पहली बात तो दो चीजों में डिफरेंस समझो। मैट्रिसेस इज द अरेंजमेंट ऑफ numbers in arrays, in rows and columns. Determinant is a particular value which can be assigned to that whole thing. ठीक है, तो determinant is a particular value. Matrices is arrangement in arrays. दो बातें अलग अलग हैं। सिर्फ हमने कॉम्बिनेशन कहाँ बिठाया कि जो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उनको हम एक नंबर के साथ रिलेट कर पा रहे हैं और उसको हम डिटर्मिनेंट बोल रहे हैं। एक्चुअली हम कंफ्यूज क्या होता है, हम कह देते हैं कि ये डिटरमिनेंट, इसके अंदर लेटर से मैंने जो भी लिखा है A B C D E F G H I say this is determinant. No, this is not a determinant. This is just denoting कि ये determinant का notation है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो this is determinant actually. मान लो मैं इस कंफ्यूजन हो रहा था कि हमने लिखा तो मैट्रिक्स के टाइप पे और हम सिंबल डिटर्मिनेंट पे एग्जांपल के साथ करो, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। Let us say मैं डिटर्मिनेंट ले रही हूँ 1 plus 3 minus 1 plus 5 3 plus 8 minus 3 0 7 0 minus 1 9। मैंने यहाँ पर इसको नंबर्स में लिया, अदरवाइज नंबर्स के साथ बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नहीं आते। इसके अभी आप करोगे तो समझ में आएगा कि प्रॉपर्टी इसका कहाँ पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी सिर्फ वेरीफाई करने के लिए एक बार आप क्या करोगे, इस पूरे का डिटरमिनेंट मतलब यहाँ पर 4 मान करके इसको 4 और इसको 11 मान करके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। फिर क्या करना है, मैंने इसको लिखना है एज अ सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, दैट इज 1 minus 1 3 minus 3 0 7 0 minus 1 9 प्लस अगले डिटरमिनेंट में क्या जाना है 3 5 8 minus 3 0 7 0 minus 1 9। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसका निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो जो आंसर मिलना चाहिए दैट शुड बी सेम एज जो इसको सॉल्व करेंगे। जस्ट चेक इट, इज इट हैपनिंग और नॉट।
हाँ जी बच्चों, हुआ कुछ कि नहीं? मैम 1 आ रही है सेम वैल्यू? हाँ जी, करेक्ट। कैलकुलेट इसका डिटरमिनेंट, इसका इन दोनों के एडिशन शुड बी सेम एज इसका डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके क्या मिल रहा है? -70। -70। गुरशीन आपका भी यही आ रहा है, -70। नो मैम नो मैम, मेरा भी डिफरेंट है। आपका क्या आ रहा है हिमानी? 169। 169। गुरशीन 169 आ रहा है। मैम मेरा 180। अगर मुझे एक बार सॉल्व कर ही लेना चाहिए। लो जी, फर्स्ट कॉलम से कर लेते हैं हम एक्सपेंशन। फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 4 पे ये 0 और ये प्लस का 7 हो गया। अब ये -3 है और एक नेगेटिव साइन मुझे पता है यहाँ पर आना है, क्योंकि ये पोजीशन कौन सी है? ये A21 है, मतलब माइनर और कोफैक्टर में नेगेटिव का डिफरेंस है, तो मैं इसको पहले ही +3 ले रही। +3 लूंगी तो अब क्या हुआ? ये और ये गया 36 + 11। ठीक है जी। इस पोजीशन में माइनर और कोफैक्टर में कोई फर्क नहीं था, तो मैंने माइनर कैलकुलेट किया, दिस इनटू दिस 0 माइनस दिस इनटू दिस मतलब 7, और उसी माइनर से एलिमेंट को मल्टीप्लाई। अब इस पोजीशन में मुझे मालूम है माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस रहता है, तो मैंने पहले ही इस -3 को +3 कर दिया। अब ये और ये जब मैंने छोड़ दिया, तो जो मेरे पास बच गया उसका डिटरमिनेंट 36 माइनस की जगह +11, सो 28 + 3 इनटू मैम 160। मैम 169 आ गया दोनों का। 169 आ गया। यस मैम। इसको करो और इसको करो, फटाफट करो जरा, दोनों के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। क्या ऐड करके 169 बना या नहीं? मैम एक का -11 एंड एक का 180 एंड मैम 169। कैलकुलेट करते हैं 1 into, ये आपका चला जाएगा 7, फिर इससे किया तो मैंने +3 कर दिया, सेम रीजन। ये और ये आपका जाएगा तो ये आया -9, ये हुआ +3, तो 7 -3 -6 -18, सो -11 इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। और अब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, मैम 180। 180 आ रही है, सो 180 -11 करेंगे तो 169 विल बी ऑन फाइनल। मैम माइनर एंड कोफैक्टर में काफी साइन का गलती हो रहा है। मतलब देखो, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सिंपल एक बात याद रखो, ऑल्टरनेट साइन चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये जो 4 पोजीशंस हैं, इन 4 पोजीशंस पर आप पहले माइंड में ही कैलकुलेशन कर लिया करो कि एलिमेंट अगर यहाँ पॉजिटिव पड़ा है तो उसको मैं नेगेटिव मान के चलो, नेगेटिव पड़ा है तो पॉजिटिव मान के चलो। माइनर की कैलकुलेशन जैसे आप नॉर्मल करते हो, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, then you will not commit the mistake. So these 4 positions, minor and cofactor differ, and in these at these 5 positions, minor and cofactors they are same. तो पहले जैसे हमने कहा ये पोजीशन देखी, मुझे पता है माइनर कोफैक्टर में फर्क होने वाला है, इस -3 को पहले ही मैंने लिख दिया और फिर नॉर्मल अपनी कैलकुलेशन दिस इनटू दिस माइनस दिस, राइट। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर नहीं आपको गलती होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी नंबर 8,
if each element of a row or a column, each element of a row or column in a determinant is multiplied by same constant, is multiplied by same non-zero constant, non-zero constant, and then added to the corresponding elements of some other row or column, some other row or column, then value of determinant remains unchanged. Remains unchanged. Very very important property. मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हम ये प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. क्या कह रहे हैं मुझे, मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, मैंने उसकी किसी भी एक रो को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और दूसरी में ऐड कर दी, तो जो दो मेरे पास दोनों के डिटर्मिनेंट बनने वाले हैं उनकी वैल्यूज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. मैं क्या कह रही हूँ, मेरे पास ए अभी मैट्रिसेस है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C. मैंने क्या किया, लेट अस से कॉलम 2 को K से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में ऐड कर दिया, तो जो नई मेरे पास मैट्रिसेस बनेगी दैट विल बी A1 प्लस K टाइम्स B1, A2 प्लस K टाइम्स B2, A3 प्लस K टाइम्स B3. दिस इज B1 B2 B3, दिस इज C1 C2 C3. बाकी दोनों में कोई चेंज नहीं किया मैंने सिर्फ क्या किया, इसको K से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर. नाउ इफ आई से determinant A and determinant B both are same, this is what the property says. पहले बताओ समझ में आई हम कहना क्या चाह रहे हैं प्रॉपर्टी से? यस मैम. अब इसको समझने के लिए मैम अगर सिर्फ के से के को ऐड करते तो मैम इनटू के हो जाता ना. आप ऐसे किसी भी रो या कॉलम में किसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. जैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर पा रहे थे हम किसी भी रो या कॉलम को, ऐसे कोई भी नंबर ऐड नहीं कर सकते, उससे तो एंटायरली चेंज हो जाता है मेरा. So if I say only I add k into it, no, that I can't do. मुझे क्या करना रहेगा, किसी भी रो मतलब किसी भी कॉलम के को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे पे एडिशन कर सकते. ठीक है. अब यहाँ पर देखो, पिछली प्रॉपर्टीज का यूज करके ही हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं. अगर मैं अब इस मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट की बात करूं, इससे थोड़ी देर पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम दो टर्म्स से कंसिस्टेड हो तो हम उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं दो डिटर्मिनेंट्स में. यस मैम. I can write it as one determinant as A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, plus another one will be K times B1, K times B2, K times B3, B1 B2 B3, C1 C2 C3. अभी पीछे ही हमने प्रॉपर्टी करी, एक दो प्रॉपर्टी पीछे, कि अगर कोई रो या कोई कॉलम दो टर्म्स या दो से ज्यादा टर्म से कंसिस्टेड हो तो फिर मैं उस मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट को ब्रेक करके लिख सकती हूँ. मतलब अगर मुझे P का डिटर्मिनेंट निकालना है, आई कैन ब्रेक इट इनटू टू डिटर्मिनेंट्स. अब अगली चीज ध्यान से देखना,
मैं डिटर्मिनेंट में से किसी एक कॉलम में से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू बाहर निकाल सकती हूँ। क्या इसको ए डिटर्मिनेंट लिख दूं और इसको देखना मैं क्या लिख रही हूँ, k टाइम्स b1 b2 b3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. Can I write it like this? किसी एक पर्टिकुलर रो को या पर्टिकुलर कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे और डिवाइड भी कर सक रहे थे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे उसका इंपैक्ट आता है, दैट इज द ओनली। तो मैंने क्या किया, पहले कॉलम में से k को बाहर निकाला। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट? ध्यान से ऑब्जर्व करना और प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी अभी। लुक एट c1 एंड c2। जीरो जीरो। c1 और c2 आइडेंटिकल हो गए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ b इज बिकमिंग इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हमने दो पिछली प्रॉपर्टीज का यूज किया। पहला रादर 3 का यूज किया हमने, इसको दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक किया। दिस वाज द वन प्रॉपर्टी। एक रो में से एक पर्टिकुलर नंबर को बाहर निकाल दिया, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। और दो आइडेंटिकल कॉलम या रोज या कॉलम होने पर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो हो जाती है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी दैट is used. So determinant of b becomes equal to determinant of a, and this is the most important property. मैम इसमें हाँ जी। डाउट था, तो हमने b इज इक्वल टू लिखा है, हमने तो उसे मेट्रिसेस कंसिडर किया है, बट ये पिछले केस में तो हमने डिटर्मिनेंट के लिए किया था ना। इससे तुम लोग वहीं पर अटक जा रहे हो बार बार। बेटा मैं यहाँ पर b मैट्रिसेस कह रही हूँ, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालने की बात कहूंगी तो मैं क्या कहूंगी, मैं कहूंगी डिटर्मिनेंट ऑफ b एंड आई विल राइट इट एज a1 प्लस kb1 a2 प्लस kb2 a3 प्लस kb3 बाकी के दो रहेंगे। ये मैट्रिसेस ही है और मैट्रिसेस ही एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ इक्वेट की जाती है। वो जो वैल्यू होती है दैट इज डिटर्मिनेंट। सो अगर मैं बी डिटर्मिनेंट की बात करती हूँ तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाह रही हूँ। मतलब ये जो मैंने मैट्रिसेस लिखी इसका मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की बात जब करूंगी तो आई विल राइट इट लाइक दिस एंड देन इस डिटर्मिनेंट को मैं फर्दर दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक करके आई विल राइट इट लाइक दिस एंड देन आई विल से बी का डिटर्मिनेंट, ये ए मैट्रिसेस थी, मुझे इसके डिटर्मिनेंट के साथ रिलेशन चाहिए था तो आई हैव राइटेड इट लाइक दिस। मींस मैं इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू से रिलेट कर रही हूँ जिसको मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोला। मैम अगर हम सिंपली k को बाहर ले जा रहे हैं तो हमें पता कैसे लगेगा कि k कौन सी रो या कौन से कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ था? हाँ, अगर ये बाहर पड़ा है तो आप ये नहीं बता सकते कहाँ हुआ। अगर मुझे बोला जाए कि इस k को अंदर ले जाओ, मैं कहीं भी ले जा सकती, आई डोंट नो कहाँ से आया है। जब मुझे बाहर लाना है तो मुझे पता है मैं कहाँ से ला सकती हूँ, क्योंकि जहाँ कॉमन पड़ा है वहीं से बाहर लाऊं। लेकिन बाहर पड़ा मुझे अंदर ले जाने को बोला जाए तो मैं इसको यहाँ की बजाय यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। आई डोंट नो कहाँ से आया। बट एक एलिमेंट एक ही जगह लेके जाओगे, इधर इन वन रो और इन वन कॉलम, सारे के साथ मल्टीप्लाई नहीं करो, ये आपको पता है। मैम ये डिटर्मिनेंट में होता है ना, क्योंकि मैट्रिक्स में तो हम पूरी मैट्रिक्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। परफेक्ट, यही मतलब है हमारा। अगर मैं कह रही हूँ कि ए मैट्रिसेस, इसका मतलब ये कि ए के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। लेकिन इफ आई एम सेइंग k इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब ये k इस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई। मैम एनीथिंग एल्स, एनी अदर डाउट? No, ma'am. Next one. If each element of a row or a column
each element of a row or column is 0, सारे के सारे रो या सारे का सारा कॉलम 0 0 0 हो जाए, then the value of determinant will be बोलो जी, value of determinant will be जीरो। पूरी की पूरी रो ही 0 हो गई या पूरे का पूरा कॉलम ही 0 हो गया। लेट अस से मैं कहूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एम टेकिंग 0 0 0 a2 b2 c2 a3 b3 c3, आई एम सेइंग दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी 0, क्योंकि आपको मालूम है अगर मैंने इस रो से एक्सपेंशन करी तो 0 इंटू कुछ भी करो प्लस 0 इंटू कुछ भी प्लस 0 इंटू कुछ भी कोफैक्टर, आंसर तो 0 ही बनने वाला। और मुझे ये बात भी पता है कि मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंशन कर लूं, आंसर हमेशा सेम है। सो मैं यहां से कर रही हूँ, मुझे सीधे सीधे दिख रहा है 0 है, अगर यहाँ से भी करोगे तो भी आंसर 0 आएगा, यहाँ से करोगे तो भी। सो if each element of a row or a column is 0, then the value of determinant will be 0. Next property. The determinant of a diagonal matrices is the product of diagonal elements. Determinant of a diagonal matrices is the product of diagonal elements. All diagonal elements I should say. Let us say मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना है एक डायगोनल मैट्रिसेस का। डायगोनल मैट्रिसेस में आपको मालूम है कि यहाँ पर आपके पास से 7 है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है मुझे। तो कैसे निकालूंगी मैं इसका डिटर्मिनेंट? 3 into this into this minus 35, तो ये तो 0 हो गया, बाकी सारे एलिमेंट 0 पड़ेंगे। minus 105, that is 3 into minus 5 into 7. So determinant of a diagonal matrices is the product of all diagonal elements. Next property, and an important property. Determinant of A into B is determinant of A into determinant of B. Determinant of A into B is same as determinant of A into determinant of B. मतलब मैं ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूं, या तो फिर मैं दोनों के डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके उन्हें मल्टीप्लाई कर दूं, माय आंसर इज गोइंग टू बी सेम। हाँ जी बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो मैम। नो। No, ma'am. Next point, which is very very important, determinant से related कुछ रिजल्ट जिनको रिलेट करना है पिछली चीजें जो हम पढ़ चुके हैं उनके साथ। ये प्रॉपर्टीज में नहीं जाएगा अब आपका, ये डिटर्मिनेंट का यूज विद से अभी कुछ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस या एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है या इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालना है, उन प्रॉपर्टी पे हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। एज सच प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करें तो ये 10 प्रॉपर्टीज आर देयर व्हिच आर टू बी यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। कैसे यूज करना वो भी हम क्वेश्चंस में देखेंगे। उससे पहले कुछ हम प्रॉपर्टीज
कुछ और रिलेशंस देख रहे हैं विच आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर I say this is determinant of A raised to power n minus 1, where n is the order of matrices. Determinant of adjoint A is determinant of A raised to power n minus 1. देखते हैं जरा कहां से आए हम इस प्रॉपर्टी को। हमने पढ़ा था A into adjoint A, determinant of A into I। अब मुझे चाहिए adjoint A। अब पहली बात तो ये समझनी है adjoint A is again a matrices, स्क्वायर मैट्रिसेस, क्योंकि एडजॉइंट में स्क्वायर मैट्रिसेस का ही निकलता है। अगर स्क्वायर मैट्रिसेस है तो ऑब्वियसली उसका डिटरमिनेंट भी निकल सकता है। हाउ टू रिलेट इट विद डिटरमिनेंट ऑफ ए? मैं क्या कर रही हूँ, मैं दोनों तरफ अगर डिटरमिनेंट ले लूं, इसको क्या मैं लिख दूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। कैन आई राइट इट लाइक दिस? पहले तो ये बता। यस मैम। अब ध्यान से सोच के बताना, यहां आप आई मैट्रिसेस को डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो। कीप इन माइंड दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल नहीं भी है तो दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और आई शुड से दिस इज अ पर्टिकुलर वैल्यू जिसको आप आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब अगर मैं किसी भी मैट्रिसेस को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फिर उसका डिटरमिनेंट लेती हूँ तो मेरे आंसर पर क्या इफेक्ट आता है? इट इज लाइक डिटरमिनेंट ऑफ के इनटू ए। क्या था भला ये? के पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए। के पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अभी यहाँ पर k की बजाय मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? डिटरमिनेंट ऑफ a से। सो कैन आई राइट डिटरमिनेंट ऑफ a पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ i? क्या ये बात समझ में आती है? आर यू एबल टू कोरिलेट दीस टू थिंग्स? यस मैम। और i is again a diagonal matrices जिसकी सारे diagonal एंट्रीज 1 1 1 है, तो उसका डिटरमिनेंट ऑब्वियसली 1 हो जाएगा। सो मेरे पास आ गया डिटरमिनेंट ऑफ a into determinant of adjoint A is determinant of A power n, और adjoint A का determinant of A raised to power n minus 1। बहुत ही ज्यादा important प्रॉपर्टी। ठीक है जी, नेक्स्ट determinant of A inverse is determinant A का inverse, or I write it as 1 upon determinant of A। One upon determinant of A। See how to prove this? A into A inverse I होता ही हमें पता है। मुझे डिटर्मिनेंट पर जाना है तो मैंने क्या किया, मैं दोनों तरफ से डिटर्मिनेंट ले ली। इसको मैं लिख सकती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये 1 है। सो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज
1 upon determinant of A. यहीं से हम जनरलाइज भी कर सकते हैं. Determinant of A power n is same as determinant of A raised to power n. ठीक है जी, समझ में आती है ये बात. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज determinant of skew symmetric matrices of odd order is 0 and of even order is a perfect number. Sorry, is a perfect square. Determinant of a skew symmetric matrices of odd order is 0 and of even order is a perfect square. Let us see. थर्ड ऑर्डर का हम देखते हैं. मैट्रिसेस है मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक. इस तरह से होगा. इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है मुझे. इसका डिटर्मिनेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मैं इसी से फर्स्ट रो से एक्सपेंशन कर लेती हूँ. तो 0 के साथ तो मुझे कोफैक्टर कैलकुलेट करने कोई लॉजिक नहीं, 0 हो जाना. ये माइनस ए है, इस पोजीशन पर कोफैक्टर माइनस में डिफरेंस रहता है तो मैंने ए ले लिया. ये और ये जाएगा, ये 0 हो जाएगा. ये आपका प्लस बीसी बन जाएगा, माइनस बीसी की बजाय प्लस बीसी. अब बी पर जाओगे तो एसी मैंने माइनस ए को हमने कर दिया है प्लस, ये और ये गया दिस इनटू दिस. अच्छा, यहाँ पे माइनस ही दिया ना. सिमेट्रिक बनाना है तो ये माइनस ए है तो ये बी तो ये माइनस बी, ये सी है तो दिस हैज टू बी माइनस सी. जब ये माइनस सी है तो ये माइनस हो गया और ए बी सी माइनस ए बी सी सी. So whenever you have a skew symmetric matrices of odd order, its determinant is always going to be 0. Just by looking at it, अगर आपके पास let us say मल्टीपल चॉइस में या 1 मार्क क्वेश्चंस में कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस दे दी जाए और उसका डिटरमिनेंट पूछ लिया जाए तो कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत. जस्ट बाय लुकिंग एट इट यू कैन से द वैल्यू इज गोइंग टू बी 0. अब हम इवन ऑर्डर की बात करते हैं. इवन ऑर्डर का मतलब है यहाँ पर ए तो यहाँ माइनस ए हुई जाना, तभी स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी मैट्रिसेस. और अगर मैं इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करूंगी तो क्या आएगा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ए स्क्वायर हो गया. सो इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. हाँ जी, आई है कुछ बात समझ में? Yes, ma'am. Yes. Yes. बाकी जैसे जैसे और चलते जाएंगे जो जो और चीजें हैं I'll tell you. अभी हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे यूजिंग दी प्रॉपर्टीज. नाउ विल सी जो इतनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं उनका हमें यूज कैसे करना है टू सॉल्व दी डिटर्मिनेंट्स. एक बिल्कुल आसान सा एग्जांपल ले रहे हैं. 1 ओमेगा, ओमेगा याद है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर याद है कुछ के नहीं? Yes, ma'am. क्या है? क्या होते हैं ये हमारे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर? एनीवन हु रिमेंबर्स? I'm cube root of unity. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट.
इसकी दो प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी थी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0 0 एंड ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1 दैट इज प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 है एंड सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 है। मुझे कहा गया ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो और वैल्यू बताओ। अब ध्यान से देखना, मेरा पर्पस प्रॉपर्टीज को यूज करने का सिर्फ और सिर्फ एक है, क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लेकर के आना किसी भी रो या किसी भी कॉलम में। व्हेन आई से मैक्सिमम नंबर, अगर तीनों ही 0 बन गई तो आंसर 0 हो जाएगा। अगर 2 जीरोस मिल गई किसी रो में या किसी कॉलम में तो उससे एक्सपेंशन करना आसान हो जाएगा। या कोई दो रो या कोई दो कॉलम एक जैसे बन जाए तो आंसर 0 बन जाता है। मुझे सिंप्लीफिकेशंस करनी है अपने डिटरमिनेंट की यूजिंग प्रॉपर्टीज। नाउ यहाँ पर आप देख रहे हो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मुझे दिख रही है और मुझे प्रॉपर्टी भी पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। कैन आई क्रिएट दिस टर्म 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर? यस कैसे क्रिएट? मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप एक बार पूरा रिपीट कर दोगे? चलो अब हमने सिर्फ इतनी बात करी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को कैसे हम यूज करते हैं टू सिंप्लीफाई द डिटरमिनेंट्स व्हिच हैव टू बी कैलकुलेटेड। अब मुझे ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। इसमें आपके पास ओमेगा स्क्वायर की टर्म्स है व्हिच आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था +1 में, और दो मेजर प्रॉपर्टीज थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। जब मैंने प्रॉपर्टीज का यूज करना है, मेरा कोई टारगेट होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करूं, क्या करने के लिए यूज करूं। So my target is to create maximum number of possible zeros in any row or in any column। पहली बात तो यही है, अगर मैं किसी भी रो में 2 जीरोस क्रिएट कर पाऊं या किसी भी कॉलम में 2 जीरोस क्रिएट कर पाऊं और उस रो से मुझे एक्सपेंशन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो एक एलिमेंट बचा सिर्फ उसी का कोफैक्टर मुझे लेना है, बाकी दो से तो मुझे कुछ लेना देना नहीं, उनकी एलिमेंट ही एक चीज। दूसरा, मैं किन्हीं भी दो रो को या किन्हीं भी दो कॉलम को अगर आइडेंटिकल बना पाऊं तो मुझे पता है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 हो जाती है। तीसरी चीज, अगर किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में 2 जीरोस नहीं आ पा रही, मैं एब्रप्टली से ये 0 बन जाए, ये 0 बन जाए, ये 0 बन जाए, कोई भी एलिमेंट्स अगर 0 बन जाएंगे तो मेरे पास कैलकुलेशन उतनी ही रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जब 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है तो एलिमेंट 0 में चले जाते हैं। सो कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, मुझे अपनी प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करना है और यूज करना है। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को देखते ही और डिटरमिनेंट साथ में आ रहा है, तो सबसे पहली चीज दैट शुड कम टू योर माइंड इज दिस। अब आपको ये भी दिख रहा है कि आप कॉलम वाइज देखो या रो वाइज देखो तो मेरे पास 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर प्रेजेंट है हर रो में या हर कॉलम में। क्या मैं यहां पहुंच सकती हूँ? है कोई तरीका मेरे पास? नाउ रिमेंबर द काइंड ऑफ रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस हमने लगाए थे मैट्रिसेस में। यहां पर भी उसी तरीके से आपका प्रॉपर्टीज का यूज होता है। मैं यहां पर क्या कर सकती हूँ, ध्यान से देखना। आई एम सेइंग C1 में चेंज कर दो, क्या? C1 प्लस C2 प्लस C3। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि मैं किसी भी रो के एलिमेंट्स में या कॉलम के एलिमेंट्स में दूसरी रो के एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकती हूँ। मैं यहाँ C2 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं कर रही, लेटर से 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और C1 में ऐड कर रही हूँ। और ये भी हमने पढ़ा कि ऐसा अगर मैं कुछ भी लगाती हूँ तो मेरे डिटरमिनेंट की वैल्यू में चेंज नहीं आता है। दिस ऑल्सो आई हैव रेड। इसका मतलब अगर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं, ये ऑपरेशन लगा दूं, तो मेरा फर्स्ट कॉलम क्या बन गया? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस